यस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि कॉन्टिन्यूशन में वीडियोस चल रही हैं। पहले मैंने आपको एयर पोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द एयर पोल्यूशन और यू कैन से व्हाट आर द रीजंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एयर पोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं, एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो सोर्सेज में वी डिस्कस्ड कि नेचुरल सोर्सेज भी हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेज भी हैं, और वो कौन कौन से एरियाज़ हैं वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने पोल्यूशंस को या पोल्यूटेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि पोल्यूटेंट्स एंड कंटेमिनेंट्स ऑल द बोथ आर द सेम थिंग्स, बट इसमें भी एक कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस रहता है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहली क्लास में ही एक्सप्लेन कर दिया था इंट्रोडक्शन वाली में। उसके बाद फ्रेंड्स, जब हम सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद हमने डिस्कशन किया था अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ दोज एयर पोल्यूटेंट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज ऑन द वेजिटेशंस एंड प्रॉपर्टीज। आई थिंक वेजिटेशन से रिलेटेड पॉइंट्स कवर नहीं हुआ है, बट प्रॉपर्टी से रिलेटेड पॉइंट्स कवर हो चुका है, राइट। सो उसके बाद का जो डिस्कशन है फ्रेंड्स, वो जो टॉपिक आपके पास गिवन है वो है आपका हाउ टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। सो हम ये एयर पोल्यूशन देख चुके हैं कि एयर पोल्यूशन है, अब इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। सो मेजर पॉइंट इसमें ये रहता है, क्योंकि आपको पता है कि एयर पोल्यूशन होता क्यों है, क्या रीज़न है एयर पोल्यूशन का, ये हमें पता है। कोई इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कोई स्टैक आपने लगाया है, उस स्टैक से जो गैसेज रिलीज हो रही हैं, जो भी वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो गैसेस वहाँ से रिलीज हो रही है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलेट मैटर्स भी होंगे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। सो जो सोर्स है, हम उसी सोर्स में ही कि जो गैसेस रिलीज हो रही है उसमें से पहले से ही हम उसमें से क्या रिमूव कर दे रहे हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स को रिमूव कर दे रहे हैं। सो हाउ वी रिमूव दोज पर्टिकुलेट मैटर्स फ्रॉम दिस गैसेस, इसके लिए आज का जो वीडियो है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। आज का ये टॉपिक हमारा इसी रिलेटेड है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली इन टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा, बट वन लाइनर क्वेश्चन भी आप तभी आंसर दे पाएंगे जब आपको पूरी डिटेलिंग नॉलेज है, क्योंकि जीपीईसीबी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज़्यादातर बच्चे उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। समटाइम्स वो क्वेश्चन फ्रेम कर देता है स्टेटमेंट वाइज से कि दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे इस पोल्यूटेंट्स या इस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कौन कौन सी इस डिवाइस के लिए एप्लीकेबल है या वैलिड है, ये स्टेटमेंट्स। तो कई बारी अपने को दो स्टेटमेंट्स पता होता है, तीसरे स्टेटमेंट्स के बारे में हम पढ़ते नहीं हैं, तो क्वेश्चन फिर सोल्व नहीं होता वहाँ पर। तो बेसिकली पढ़ना हमें सारा है, डिटेल में पढ़ना है, लेकिन समझना है सारी चीज़ों को, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। जीपीसीबी का पेपर जो है एक अच्छा पेपर है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं डिटेल में, मतलब आपको पूरा डीपली उन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। और क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बच्चे, उसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और आपके ग्रुप में भी आपको लिंक मिल गया होगा, तो आपके ग्रुप में भी वो लिंक मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। और साथ में अगर आप ग्रुप से नहीं आना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यूट्यूब में इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट वाले प्लेटफॉर्म पे चले जाना, या यूरोपीडिया वाले प्लेटफॉर्म पे चले जाना, कहीं ना कहीं उसमें वो वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। नाउ फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। टू कंट्रोल, ये विजिबल होगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्या हो, विजिबल हो जाए, राइट। नाउ टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स आर रिडक्शन एट द सोर्स। ये हमें सबसे पहले, जो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वी हैव टू रिड्यूस दोज पोल्यूटेंट्स, वी हैव टू रिमूव दोज पोल्यूटेंट्स ओनली एट द पॉइंट ऑफ सोर्स। जहां पर भी उसका सोर्स है वहीं से आप पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर दो। सपोज दैट, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपके पास एक ऐसी गैस है, जैसे आग लगती है कहीं पर, सपोज दैट फायर ब्रेक्स आउट होती है कहीं पर भी, और उस आग के लगने की वजह से आप देखते हैं सब ब्लैकिश टाइप का एक गैसेस पोल्यूटेंट्स वहां पे आ जाते हैं। और मान के चलते हैं कि वो एक स्टैक है, उस चिमनी से यही ब्लैकिश टाइप के पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं, जो गैस है उसके अंदर जो भी पोल्यूटेंट्स है। अब हमने किया क्या है, जहां से भी ये चीज़ रिलीज हो रही थी, हमने क्या किया, रिलीज होने से पहले ही एक डिवाइस लगा दी है, ये गैस को उस डिवाइस से पास करवाया, और जब गैस उस डिवाइस से पास होगी तो जो उसका पोल्यूटेंट्स थे, जो उसके अंदर पोल्यूटेंट्स थे, काफ़ी एक्सटेंड तक वो पोल्यूटेंट्स कम हो गए हैं। सिर्फ साफ क्लीन एयर ही, या यू कैन से कि वो एयर हम पास करवाएंगे यहाँ से जिसकी पोल्यूशन लेवल बहुत कम होगा। तो कहने का मतलब है, एयर में डिस्पर्जन करने से पहले, एयर के अंदर डिस्पर्जन करने से पहले हम जो सोर्स था जहाँ से गैसेज रिलीज हो रही थी, वहीं पर अपने ये डिवाइसेस यूज़ करते हैं ताकि हम एयर पोल्यूशन को पहले ही रिमूव कर सके, उसके पोल्यूशन लेवल को डिक्रीज कर सके, कम कर सके।
कौन कौन से डिवाइसेज है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स आर रिडक्शन एट द सोर्स, कि उसको सोर्स के टाइम पर ही आप क्या करो, उसको रिड्यूस कर दो। सेकंड पॉइंट, वन ऑफ दिस मेथड इज बाय द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल इक्विपमेंट। अब ये कैसे करोगे, सोर्स से कैसे रिड्यूस करोगे, तो वन ऑफ द दिस मेथड इज बाय द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल डिवाइसेस। बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, उसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, अदरवाइज रिक्वायरमेंट भी नहीं है, अगर आप नहीं देखना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें यहीं कवर हो जाएंगी। वन ऑफ दीज मेथड्स इज बाय द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस। अब कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके लिए कुछ डिवाइसेस हैं, एक डिवाइसेस का यूज किया जाता है टू कंट्रोल द पोल्यूशन। नाउ एप्रोप्रिएट एयर क्लीनिंग डिवाइसेस, ये जो डिवाइसेस हैं दैट आर एयर क्लीनिंग डिवाइसेस, एप्रोप्रिएट एयर क्लीनिंग डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। एप्रोप्रिएट एयर क्लीनिंग डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। एयर क्लीनिंग डिवाइसेस जो होंगे वो ऐसे होनी चाहिए जिसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो। एप्रोप्रिएट एयर क्लीनिंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी टू कलेक्ट द पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, की जो उन पोल्यूटेंट्स को कलेक्ट कर सके, राइट। तो पहला पॉइंट तो हमें समझ आ रहा है कि ठीक है, हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स क्या है, उसको उस पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस कर दो उसी सोर्स से जहां से वो एमिट होने वाले हैं, तो ताकि एयर एनवायरनमेंट के अंदर जब वो एयर का डिस्पर्जन होगा तो उसमें पोल्यूशन लेवल बहुत ही कम मिलेगा। अब ये कैसे करेंगे, उसके लिए वी रिक्वायर्ड सम डिवाइसेस। वो डिवाइसेस कौन से हैं, द एप्रोप्रिएट एयर क्लीनिंग डिवाइसेस की बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स आर अ मिक्सचर ऑफ, अब पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स की जब हम बात करते हैं, पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स आर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स फाउंड सस्पेंडेड इन द एयर। जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, हम बार हमने पहले भी डिस्कशन किया था, सोर्सेज ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि टू टाइप्स के पोल्यूटेंट्स होते हैं फ्रेंड्स जनरली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, हमने ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है। एक आपका गैसेस पोल्यूटेंट्स है, एक आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड और लिक्विड इसके अंदर दोनों आते हैं। गैसेस पोल्यूटेंट्स में जब आप बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, नॉक्स हो गया, ये सब आपके गैसेस पोल्यूटेंट्स रहेंगे। जब आप बात करते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स की, पर्टिकुलेट मैटर्स में आप बात करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स की, आप बात करते हैं लिक्विड पार्टिकल्स की, और इसके भी एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स है जो सस्पेंशन में आपको देखने को मिलते हैं एयर के अंदर, एंड मैनी ऑफ विच कैन बी हजार्डस, इनमें से कुछ हजार्डस भी हो सकते हैं। और हजार्डस किसको बोलते हैं, जो टॉक्सिक होता है, जो कोरोसिव होता है, जो आपका इग्नेटिबिलिटी होता है, जिसके प्रॉपर्टीज की मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि हजार्डस आप उनको बोलते हैं, उन पोल्यूटेंट्स को हजार्डस बोला जाता है। जो टॉक्सिक होगा, जो फ्लेमेबल होगा, जो फ्लेमेबल होता है, यू कैन से जो कोरोसिव होगा, जो रिएक्टिव होगा, उन सबको क्या बोलते हैं, हजार्डस बोलते हैं। तो कुछ पोल्यूटेंट्स उसमें से हजार्डस भी हो सकते हैं और होते भी हैं, बेसिकली फ्रेंड्स होते भी हैं। कंट्रोल डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड एट अ रिस्पेक्टिव सोर्स टू कंट्रोल पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। जो भी रिस्पेक्टिव सोर्स है, आप वहीं पर इन कंट्रोल डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या उसके लेवल को डिक्रीज करने के लिए। Devices that removes particles from gas streams rely on one or more of the pollutant removal mechanism। अब ये जो डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं जो कि पार्टिकल्स को रिमूव करता है बेसिकली फ्रॉम द गैस में से पोल्यूटेंट्स या गैस में से पर्टिकुलेट मैटर्स को हमें रिमूव करना है बच्चे, ये बेसिकली डिपेंड कर कैसे करोगे उसी की बात हो रही है। तो ये इसके लिए बहुत सारी मैकेनिज्म्स होती है। तो जो पोल्यूटेंट जो डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं, द डिवाइसेस दैट रिमूव द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स को रिमूव करेगा गैसेस में से, वो किस पे डिपेंड कर जाता है, दैट रिलाई ऑन वन और मोर ऑफ द पोल्यूटेंट रिमूवल मैकेनिज्म। वो डिपेंड कर जाता है कि वहां की मैकेनिज्म कौन सी आप यूज कर रहे हैं और उस मैकेनिज्म से कितनी एफिशिएंसी आपको मिलने वाली है। तो कंक्लूजन क्या है कि हमें पोल्यूटेंट्स को रिमूव करना है एयर में से, और जब पोल्यूटेंट्स को एयर में से रिमूव करना है, पोल्यूटेंट्स का मतलब पर्टिकुलेट मैटर्स की बात हो रही है, तो आप कौन सी मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं उन पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए। सो द पोल्यूटेंट रिमूवल मैकेनिज्म्स आर फॉलोज। कौन कौन से मैकेनिज्म यूज करते हैं, एक होती है ग्रेविटेशनल सेटलिंग। ग्रेविटेशनल सेटलिंग में करते क्या है कि हम एयर को फ्लो करवाएंगे जिसमें पर्टिकुलेट मैटर्स प्रेजेंट है। जब ये एयर फ्लो करेगी फ्रेंड्स, तो जो पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो पार्टिकल्स अपने वेट की वजह से नीचे सेटल कर जाते हैं, और यहां से जो एयर बाहर निकलेगी उस एयर के अंदर ये पोल्यूटेंट्स पर्टिकुलेट मैटर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब फ्रेंड्स मैं जब भी नाम लूंगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरी वीडियो में पोल्यूटेंट्स, तो आप पोल्यूटेंट्स को हमेशा पर्टिकुलेट मैटर ही समझ कर चलिएगा। फिर आप बोलेंगे कि सर गैस के अंदर जो एयर के अंदर जो पोल्यूशन है वो गैसेस पोल्यूटेंट्स भी हैं और पर्टिकुलेट मैटर्स भी हैं। तो बच्चे जो गैसेस पोल्यूटेंट्स को रिमूव करेंगे वो उसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी की जो आज की वीडियो है वो सिर्फ किसके रिमूवल के लिए है, पर्टिकुलेट मैटर्स के लिए।
तो अगर मैं बार बार पोल्यूटेंट्स का नाम लूंगा तो इस चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग में होता क्या है कि जब एयर फ्लो करेगी, विजुअलाइजेशन कीजिएगा, जब एयर फ्लो करेगी तो एयर के साथ पार्टिकल्स भी फ्लो कर रहा है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपने वेट की वजह से नीचे सेटल करेंगे। तो यहाँ से पोल्यूटेड एयर फ्लो कर रही है, डर्टी एयर यहाँ से फ्लो कर रही है क्योंकि उसके अंदर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है। ये पार्टिकल नीचे सेटल हो गए हैं तो यहाँ से हम क्लीन एयर को बाहर निकाल देते हैं। तो बेसिकली ये जो मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं, दिस इज द ग्रेविटेशनल फिनोमिना। ग्रेविटेशनल फिनोमेना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर पार्टिकल अपने वेट की वजह से सेटल कर रहा है। सो बेसिकली ग्रेविटेशनल सेटलिंग हमने यहां पे इसको नाम दिया है। ग्रेविटेशनल सेटलिंग में करते ये मैकेनिज्म है, दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म। ग्रेविटेशनल सेटलिंग में द पार्टिकल कंटेनिंग गैस स्ट्रीम इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ डिवाइस और चैम्बर वेयर द पार्टिकल सेटल अंडर द ग्रेविटी। तो यहां पर जो पार्टिकल्स कंटेनिंग गैस है उसको हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं चैम्बर के अंदर, एक डिवाइस के अंदर, और वहां पर ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अंडर द ग्रेविटी सेटल कर जाता है। दिस इज द मैकेनिज्म ग्रेविटेशनल सेटलिंग। तो एक मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गई है। तो हमारा काम क्या था, उस डर्टी एयर में से पोल्यूटेंट्स को रिमूव करना। कौन कौन सी, अब उसकी एफिशिएंसी कितनी मिलेगी वो डिपेंड करता है आप कौन सी मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। पहली मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताई ग्रेविटेशनल सेटलिंग, एक मैकेनिज्म है ग्रेविटेशनल सेटलिंग, यहां पर एयर को फ्लो कराएंगे तो पार्टिकल अपने वेट की वजह से नीचे सेटल करता रहेगा। दूसरी मैकेनिज्म होती है बच्चे यहां पे सेंट्रीफ्यूगल इंपैक्शन। सेंट्रीफ्यूगल इंपैक्शन में करते क्या है, सेंट्रीफ्यूगल इंपैक्शन में एयर को सर्कुलर मोशन में मूव कराते हैं। ये जो डर्टी एयर है, पोल्यूटेड एयर है, इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएंगे, और जब एयर सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो पोल्यूटेंट्स जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं, वो भी सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। और जब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वी नो कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पिक्चर में आता है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पिक्चर में आया है, जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा बच्चे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पिक्चर में आएगा, जो फोर्स पार्टिकल के ऊपर लगेगा और ये फोर्स पार्टिकल को बाहर फेंकने की ट्राई करेगा। तो ये पार्टिकल बाहर जाएगा और बाहर जो है बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्री से टकराएगा, तो उन बाउंड्री से टकराने के बाद नीचे वेट की, ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल करता जाएगा। तो क्लीन एयर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती रहेगी, पार्टिकल सारे बाउंड्री से स्ट्राइक करते रहेंगे और पार्टिकल सारे नीचे बैठते रहेंगे। तो यहाँ से हमें क्लीन एयर मिलती रहेगी। तो ये जो मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर पार्टिकल्स को एयर से सेपरेट करने के लिए, ये मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फिनोमिना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिनोमिना। तो हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल इंपैक्शन। तो पहली मैकेनिज्म जिसमें से हम एयर में से पार्टिकल को रिमूव करते हैं, ग्रेविटेशनल, जो मैंने आपको बताया। दूसरी मैकेनिज्म कि हम एयर में से पार्टिकल को रिमूव कर सकते हैं, दूसरी मैकेनिज्म का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल इंपैक्शन, है ना। ये मैं थोड़ा सा इसको जैकेट को रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा टेम्परेचर जो है यहाँ का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा रिमूव करने दो एक बारी। राइट, अब थोड़ा सही रहेगा। ओके, इसको लगा लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। नाउ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, राइट। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है फ्रेंड्स हमारे पास वो है डायरेक्ट इंटरसेप्शन। अब डायरेक्ट, ये देखो पहले सेंट्रीफ्यूगल इंपैक्शन पढ़ लीजिएगा। द गैस इज अलाउड टू फ्लो अ सर्कुलर पाथ विच कॉजेज द पर्टिकुलेट टू इम्पैक्ट ऑन द आउटर पेरिफेरी ऑफ द डिवाइस। अभी मैंने बताया कि गैस को हम अलाउ करते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, और जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा तो ये पार्टिकल बाउंड्री से टकराएगा, क्योंकि एक चैम्बर होगा, उस चैम्बर में ही सर्कुलर पाथ में एयर को फ्लो करवाया जाएगा और पार्टिकल उस चैम्बर से टकराएंगे, जो चैम्बर आउटर पेरिफेरी में है, और टकराने के बाद वो नीचे बैठ जाएगा। तो गैस इज अलाउड टू फ्लो अ सर्कुलर पाथ विच कॉजेज द पार्टिकुलेट टू इम्पैक्ट ऑन द आउटर पेरिफेरी ऑफ द डिवाइस। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैकेनिज्म जो हम यूज करते हैं, डायरेक्ट इंटरसेप्शन। डायरेक्ट इंटरसेप्शन क्या होता है, द पार्टिकल्स हैविंग लेस इनर्शिया barely follow the gas streamline around the fiber and gets intercepted by the fibers। अगर मैं डायग्राम होगा यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या मतलब है। देखो बच्चे, इनर्शियल इंपैक्शन की यहाँ पर बात करते हैं। होता क्या है कि अगर एयर फ्लो कर रही है तो एयर के साथ ये पार्टिकल्स भी बच्चे फ्लो कर रहे हैं, या एयर को ऐसे फ्लो करा दो सीधा, पार्टिकल्स भी फ्लो करेंगे। अगर मैं रास्ते में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दूं, कुछ भी एक बैरियर टाइप मैंने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया है, तो एयर का जो बिहेवियर रहता है, एयर का, गैसेस का बिहेवियर क्या रहेगा कि गैसेस मूव करेंगी, ऑब्स्ट्रक्शंस आने की वजह से ठीक है वो थोड़ा सा अपना पाथ चेंज कर लेंगी,
थोड़ा सा अपना पाथ चेंज कर लेगी। बट जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, जैसे ही बैरियर्स आया तो बैरियर्स आने की वजह से पर्टिकुलेट मैटर्स, उसके पास मास होता है, मास और वेलोसिटी मोमेंटम था, और जैसे ही स्ट्राइक करेंगे इसका मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही स्ट्राइक करते हैं इसका मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलेट मैटर्स है जनरली इसके मोमेंटम में सडनली डिक्रीज आ जाता है। तो गैसेज ने क्या किया, गैसेज ने तो अपना पाथ थोड़ा सा उसके अलोंग फ्लो करना शुरू हो गए। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये सारी गैसेज ऐसे मूव कर रही थी फ्रेंड्स, ये सारी गैसेज ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, बट हमने रास्ते में बैरियर लगा दिए। बैरियर लगाने की वजह से गैसेज ने अब ये ऐसे फ्लो करना शुरू कर दिया। गैसेज तो अभी फ्लो हो रही है, बट पर्टिकुलेट मैटर्स का क्या हुआ, जो ये पार्टिकल्स थे इनका मोमेंटम लूज हो गया है। जैसे इनका मोमेंटम लूज हुआ है तो मोमेंटम लूज होने की वजह से अब ये गैस के साथ अब ऐसे फ्लो करना फ्लो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मोमेंटम लूज हो गया है। पहले इजीली फ्लो कर पा रहे थे, मोमेंटम में थे, बट जैसे बैरियर आया तो इनका मोमेंटम लूज हो गया बच्चे, और जैसे मोमेंटम लूज हुआ तो ये पार्टिकल अब नीचे सेटल हो जाएंगे। इसको हम अलग कर देंगे और जो एयर है ये इसको फ्लो करा देंगे आगे की तरफ। तो ये भी एक मैकेनिज्म होती है बच्चे, क्योंकि हमने यहां पर बात करी है मोमेंटम के रिडक्शन की, तो जो पार्टिकल के पास जो इनर्शिया था हम उसकी बात कर रहे हैं यहां पर। तो बेसिकली हम इनर्शियल इंपैक्शन की हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको, इनर्शियल इंपैक्शन। तो पहली मैकेनिज्म बच्चे जो है वो क्या बताई मैंने आपको, ग्रेविटेशनल सेटलिंग, फिर है सेंट्रीफ्यूगल इंपैक्शन, फिर आपका डायरेक्ट इंटरसेप्शन। डायरेक्ट इंटरसेप्शन का फिनोमिना ही इनर्शियल इंपैक्शन का बेसिकली वही रहता है। द पार्टिकल्स हैविंग द लेस इनर्शिया, जो अभी मैं बता रहा था, द पार्टिकल्स हैविंग द लेस इनर्शिया बेयरली फॉलो द गैस स्ट्रीमलाइंस, बेयरली फॉलो द, या यू कैन से रेयरली फॉलो द गैस स्ट्रीमलाइंस अराउंड द फाइबर एंड गेट्स इंटरसेप्टेड बाय द फाइबर्स। वो इंटरसेप्ट हो जाएंगे बाय द फाइबर्स, और जैसे ही वो इंटरसेप्ट हो गए हैं यानी मोमेंटम लूज हो गया है, अब वो पार्टिकल वहीं रहेंगे या नीचे सेटल कर जाएंगे और हम उसको फिर अलग कर देते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म व्हिच वी यूज टू रिमूव द पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, एंड दैट टाइप ऑफ मैकेनिज्म वी से इट इज द डायरेक्ट इंटरसेप्शन। बात समझ आ गई? क्लियर होना चाहिए बच्चे, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आप अपने एग्जाम्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखते हैं ग्रेविटेशनल सेटलिंग फिनोमिना, तो आपके माइंड में तुरंत पिक्चर क्लिक कर जानी चाहिए कि पार्टिकल को कैसे रिमूव किया जा रहा है। अगर आप पढ़ रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल इंपैक्शन, तो आपको तुरंत आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल इंपैक्शन में किस तरीके से हम पार्टिकल्स को एयर में से रिमूव कर रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे बच्चे डायरेक्ट इंटरसेप्शन की, तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये भी कि यहां से हम किस तरीके से पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं एयर में से, राइट। सेकंड, नेक्स्ट जो मैकेनिज्म हम यूज करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, ये जो पार्टिकल्स ये जो पार्टिकल्स फ्रेंड्स एयर के अंदर होते हैं, पार्टिकल्स जितने भी एयर के अंदर प्रेजेंट है फ्रेंड्स, इन सब पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। अब इस एयर को हम कुछ ऐसे डिवाइसेस से पास करवा देते हैं, उन डिवाइसेस के ऊपर चार्ज होता है। जैसे कुछ प्लेट्स की बात करते हैं, मान लो कुछ प्लेट्स हमारे पास है और हमने उन प्लेट्स के ऊपर चार्ज डेवलप करा दिया, उनके ऊपर कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है तो उसके ऊपर चार्ज आ गया है। तो जैसे ही गैसेज या एयर, डर्टी एयर इन प्लेट से पास करेगी, और एयर के अंदर पार्टिकल्स थे और पार्टिकल के भी चार्ज है, और ये जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर भी चार्ज है, तो अपोजिट जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे, तो ये पार्टिकल इन प्लेट्स के पास आके चिपक जाएंगे और साफ एयर, क्लीन एयर यहां से रिमूव हो जाएगी, क्लीन एयर यहां से बाहर चली जाएगी। तो बेसिकली हमने यही तो करना था, हमने पार्टिकल को एयर में से रिमूव करना था। तो पार्टिकल को एयर में से रिमूव करने के लिए इस डर्टी एयर को हमने इन प्लेट से पास करवाया। प्लेट में से जैसी एयर पास करेगी तो पार्टिकल इन प्लेट के ऊपर जाके स्टिक हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास चार्ज है और प्लेट्स के ऊपर भी चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और एयर, क्लीन एयर यहां से बाहर चली जाती है। ये जो मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं जिसमें हमने पार्टिकल को एयर में से रिमूव कर दिया है, दिस मैकेनिज्म इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसको क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। The particle containing gas stream is introduced into a device in which the particles are charged, जिसमें particles charge होते हैं, and the subjected to an electric field which causes them to migrate to one of the surfaces of the device where they are held and collected। चिपक जाते हैं बच्चे, वही मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताई है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो बच्चे आपको चार मैकेनिज्म क्लियर हो गई है कि हम एयर में से पार्टिकल्स को कैसे रिमूव करने वाले हैं। और जब एयर में से पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे, पहली मैकेनिज्म ग्रेविटेशनल, दूसरी मैकेनिज्म सेंट्रीफ्यूगल, तीसरी मैकेनिज्म डायरेक्ट इंटरसेप्शन, फोर्थ मैकेनिज्म माय फ्रेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। नेक्स्ट जो है बच्चे वो इनर्शियल डिपोजिशन, ये भी वही चीज रहती है जो डायरेक्ट इंटरसेप्शन का फिनोमिना है, वही चीज रहती है, बस यहां पर जो है हम कुछ मैकेनिज्म्स चेंज कर लेते हैं। ये मैकेनिज्म्स तो वही रहती है बेसिकली, कुछ मैं आपको बता देता हूं। देखो होता क्या है, व्हेन अ गैस स्ट्रीम्स चेंजेस डायरेक्शन, तो इनर्शियल डिपोजिशन में बेसिकली
मैंने आपको जो बताया डायरेक्ट इंटरसेप्शन में सीधी एयर फ्लो करवा रहे थे, रास्ते में हमने बैरियर प्रोवाइड कर दिया। यहां पर भी कुछ, वहां पर भी इनर्शिया का लॉस हो रहा था, मोमेंटम का लॉस हो रहा था, यहां पर भी मोमेंटम का लॉस करवाते हैं बच्चे। इनर्शियल डिपोजिशन में भी मोमेंटम का ही लॉस होगा, बट यहां पर फिनोमिना अलग है, मैकेनिज्म अलग है, चेंज मोमेंटम को चेंज कराने का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग लिया है। कैसे लिया है? जो एयर फ्लो कर रही है उसको डायरेक्टली स्ट्रेट पाथ में फ्लो नहीं कराते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। जब हम एयर के फ्लो के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो मान लो एयर कभी ऐसे आई, कभी ऐसे आई, कभी ऐसे आई, कभी ऐसे, लाइक वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन, रैपिडली एयर के फ्लो के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो पोल्यूटेंट्स का मोमेंटम भी क्या होगा? पोल्यूटेंट्स क्या करेगा? अब भाई डायरेक्शन को चेंज कराना है, तो डायरेक्शन को चेंज करवाने के लिए यू हैव टू अप्लाई सम बैरियर्स। जब तक आप बैरियर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो डायरेक्शंस चेंज नहीं होंगी। सो दो बैरियर्स विच वी आर प्रोवाइडिंग सो दैट जो एयर आ रही है बच्चे, एयर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, इन बैरियर्स को हम लोग बोल देते हैं बैफल वॉल्स। तो ये बैफल्स का जनरली यूज किया जाता है डायरेक्शंस को चेंज कराने में। और फ्रेंड्स, जब ये एयर फ्लो करती है और ये अपनी जब डायरेक्शंस को चेंज करेंगे और जैसे ही एयर इन बैफल वॉल से स्ट्राइक करेगी, पोल्यूटेंट्स इनसे स्ट्राइक करेंगे, मोमेंटम विल लॉस। फिर से आगे जाएंगी, अगेन स्ट्राइक होगा, मोमेंटम विल बी लॉस। तो बेसिकली यहां पर बार बार डायरेक्शंस चेंज करवाई जा रही है, इनर्शिया में ही लॉस निकल कर आ रहा है। इनर्शियल डिपोजिशन व्हेन अ गैस स्ट्रीम चेंजेस डायरेक्शन as it flow around an object in its path, suspended particles tend to keep moving in their original direction due to their inertia. Brownian diffusion भी रहता है इसमें बच्चों पे। Particles suspended in a gas are always in Brownian motion. When the gas stream flows around obstacles, the natural random motion of the particle will bring them into contact with the obstacle, where they are adhere and collected. तो my friends, जो बात मैं बता रहा हूं ये वही चीजें हैं जो चीज मैंने आपको बताई है, बस मैकेनिज्म थोड़ा सा हमने अलग अलग कर दिया इसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में, अभी तो जस्ट बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चे ये बैरियर है, ये भी आपका बैरियर है। ब्राउनियन डिफ्यूजन की यहाँ पर पार्टिकल्स हो सकता है कि ब्राउनियन डिफ्यूजन में, यहाँ तो हम ये ज्यूम कर रहे थे ना कि सारे पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में फॉलो कर रहे हैं, बट ऐसा ना हो, क्या पता ये हो कि पार्टिकल्स भी ब्राउनियन मूवमेंट में मूव कर रहे हो, और जब पार्टिकल्स भी ब्राउनियन मोशन में मूव करेंगे तो फ्रेंड्स, तो हमें इन पार्टिकल्स को भी तो रिमूव करना पड़ेगा, सो दैट वी आर चेंजिंग द डायरेक्शंस ऑफ द फ्लो, कि पहले फ्लो ऐसा आए फिर ऐसा आए, ताकि जो ब्राउनियन मूवमेंट में मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, वो भी एक तरीके से वो भी अपने मोमेंटम को लूज कर दे और वो भी एयर में से रिमूव हो जाए। सो बेसिकली दीज आर द मैकेनिज्म। तो कुल मिलाकर 4 मैकेनिज्म सामने आती है। पहली मैकेनिज्म ग्रेविटेशनल, पार्टिकल अपने वेट की वजह से सेटल करेगा। दूसरी सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन इंपैक्शन। थर्ड जो मैकेनिज्म है बच्चे, दैट इज द रिलेटेड टू इनर्शिया, जिसमें आप डायरेक्ट इंटरसेप्शन की बात कर सकते हो, इनर्शियल इंपैक्शन की बात कर सकते हो, ब्राउनियन इंपैक्शन की बात कर सकते हो, बट कुल मिलाकर ये चीज एक ही मैकेनिज्म है, बट आप नाम याद रख लीजिएगा। फिर फोर्थ जो मैकेनिज्म है जिसमें हमने रिमूव किया है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो देयर आर द 4 मैकेनिज्म जिसमें हम पार्टिकल्स को एयर में से रिमूव कर दे रहे हैं। यहां तक फ्रेंड्स बातें सारी आपको क्लियर हो गई होंगी, मैकेनिज्म इज क्लियर। बस मैकेनिज्म समझ आ गई ना, आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है, बस आगे हमने बस डिस्कशन करना है चीजों का, और कुछ नहीं, मैकेनिज्म ही समझानी थी मैंने आपको। मैकेनिज्म वी हैव रेड दैट, मैकेनिज्म हमें समझ चुके हैं। अब मैकेनिज्म अगर अच्छे से क्लियर हो गई है ना, तो अब तो बस इसके बारे में बेसिक से पॉइंट्स बताने हैं कि इसमें क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। Now the pollutant removal mechanism are as follow. The first is the gravitational settling. पहली जो है आपके पास gravitational settling है बच्चे। gravitational settling का ये रहता है, अब थोड़ा सा डायग्राम मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए बच्चे। ये आपका gravitational settling चैम्बर होता है। इसमें आप देख रहे हैं gravitational settling चैम्बर में फिनोमेना आपको पता है, नाम से समझ आ रहा है बच्चे। gravitational settling चैम्बर में क्या होने वाला है, पार्टिकल्स को रिमूव करना है एयर में से, तो कौन सी फिनोमेना चलेगी, कौन सी मैकेनिज्म यहाँ पे चलेगी। ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में हम लोग ग्रेविटी का यूज करेंगे, यानी एयर को फ्लो करवाएंगे, एयर में जो पार्टिकल्स है अपने वेट की वजह से सेटल करता रहेगा। तो माय डियर, दिस इज द एयर, लाइक ये भी एक चैम्बर है, ये भी एक चैम्बर है, आप कोई सा भी स्टडी कर सकते हैं, मैं अभी आपको ऊपर वाला बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा माय फ्रेंड्स कि गैस को यहाँ से एंट्री करवाई गई है, दिस इज द इनलेट ऑफ द गैस, और जब माय फ्रेंड गैस यहाँ से एंटर करेगा तो यहाँ पर एक पर्टिकुलेट मैटर होगा माय फ्रेंड, ये एक पर्टिकुलेट मैटर होगा। ये जो पर्टिकुलेट मैटर होगा तो ये गैस के साथ फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गैस v। अब ये जो पर्टिकुलेट मैटर है नीचे भी सेटल करेगा, जब ये नीचे सेटल करेगा तो अपनी इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जब ये नीचे सेटल करेगा तो उसको मैंने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल vp, उसका मैंने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो अपने वेट की वजह से नीचे सेटल करेगा। और ये फ्रेंड आप वाटर पोल्यूशन में पढ़ाया जाता है आपको स्टोक्स लॉ, कि जब भी कोई पार्टिकल फ्लो करता है, जब भी कोई पार्टिकल सेटल करता है तो उसकी सेटलिंग वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं, बेसिकली स्टोक्स लॉ का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो पार्टिकल है ये कितनी वेलोसिटी से सेटल कर रहा होगा, दैट वी ये भी हम स्टोक्स लॉ से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर करते क्या,
ये जो पार्टिकल यहाँ पर एंटर किया है, तो इस पार्टिकल को कितनी लेंथ कवर करनी है, एल लेंथ। ये जो एल लेंथ का पार्टिकल कब फॉलो का, देखो नीचे जब पार्टिकल सेटल करेंगे, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, नीचे जब पार्टिकल सेटल करेंगे तो सारे पार्टिकल ये डस्ट हुपर बनाए गए हैं बच्चे, दिस इज द डस्ट हुपर्स। ये डस्ट हुपर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, तो सारे पार्टिकल यहाँ पर आके डिपॉजिट होते रहते हैं, सारे पार्टिकल यहाँ पर आके क्या होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं। कोई पार्टिकल अगर यहाँ होगा, बिल्कुल एयर फ्लो कर रही है, तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ होगा तो एकदम से बैठ जाएगा, कोई पार्टिकल यहाँ होगा तो ये भी एकदम से डस्ट ऊपर में आ जाएगा। तो ये हमारे लिए, हमें उन पार्टिकल को भी रिमूव करना है जो सबसे ऊपर होगा, यहाँ पर भी कोई पार्टिकल होगा, तो बच्चे ये वाला पार्टिकल मूव करेगा अलोंग द फ्लो विद द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, जो गैस स्ट्रीम की वेलोसिटी होगी, और ये पार्टिकल सेटल भी करेगा अपनी वेलोसिटी के साथ। अब ये इस पार्टिकल के पास इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, इस पार्टिकल के पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है। तो माय फ्रेंड, क्या इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी समथिंग ऐसे आएगी, क्या इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी समथिंग ऐसे आएगी, यस और नो, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। तो ये पार्टिकल अगर मूव करता करता, अब मैं क्या मान रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि मुझे इस पार्टिकल को रिमूव करना है, जो भी यहाँ पर पार्टिकल एंटर किया है, ये पार्टिकल अगर यहाँ पहुँच जाए, रिमूव हो जाएगा। मिनिमम केस कौन सा हो सकता है, या क्रिटिकल केस कौन सा हो सकता है, क्रिटिकल केस तब बनेगा अगर ये पार्टिकल मूव करता 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 यहां भी पहुंच जाए। तो यहां पर क्योंकि आगे किस तरफ फ्लो कर रहा है, किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, वीपी वेलोसिटी से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेटल हो रहा है ना वीपी वेलोसिटी से, और आगे की तरफ फ्लो कर रहा है वी वेलोसिटी से। तो अगर ये पार्टिकल मूव करता 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 यहां पर भी पहुंच जाए, तब भी मेरा पार्टिकल हमारी एयर में से रिमूव हो जाता है। दिस इज द क्रिटिकल केस। तो मैं ये एंश्योर कर रहा हूं कि जब ये पार्टिकल को मुझे रिमूव करना है, तो इसको वर्टिकली कितनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो इसको मैंने नाम दे दिया एच, कि इस पार्टिकल को वर्टिकली एच लेंथ ट्रेवल करनी पड़ रही है। इसी पार्टिकल को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कितना लेंथ ट्रेवल करनी पड़ रही है ताकि ये हमारी एयर में से रिमूव हो जाए, तो आंसर इज एल लेंथ इसको ट्रेवल करनी पड़ रही है लॉन्गिट्यूडनली। अब ये बताओ बच्चे, अगर ये पार्टिकल रिमूव हो रहा है तो इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको टाइम लग रहा है एल लेंथ कवर करने में। एल लेंथ कितनी वेलोसिटी से कवर कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वी वेलोसिटी से कवर कर रहा है, तो लेंथ बाय टाइम, तो टाइम कितना लग रहा है इसको, लेंथ डिवाइडेड बाय वी। तो अगर मान लो इस पार्टिकल को टी टाइम मिल रहा है, तो टी टाइम में ये एल लेंथ कवर करेगा और वी वेलोसिटी से चलेगा, तो ये पार्टिकल रिमूव हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा, ये पार्टिकल रिमूव हो जाएगा। और यही पार्टिकल को वर्टिकली अगर मूव करना हो तो कितनी लेंथ कवर कर रहा है, एच कितनी वेलोसिटी से, वीपी वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, वीपी वेलोसिटी से। तो टाइम कितना लग रहा है, सेम, क्योंकि ये पार्टिकल यहां था, सेम टाइम में पार्टिकल अब यहां पर आ गया है। ये पार्टिकल जब यहां था तो कुछ टाइम कवर करने के बाद पार्टिकल यहां आ गया है, तो जितना भी टाइम उसने कवर किया है, मान लिया टी, तो ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचने में लॉन्गिट्यूडनली कितनी लेंथ ट्रेवल कर चुका है, एल लेंथ, वर्टिकली कितनी लेंथ ट्रेवल कर चुका है, एच लेंथ। जब वो लॉन्गिट्यूडनली लेंथ एल कवर कर रहा है तो कितनी वेलोसिटी से कर रहा है, वी वेलोसिटी से। वर्टिकली जब वो एच लेंथ कवर कर रहा है तो कितनी वेलोसिटी से, वीपी वेलोसिटी से। और दोनों में टाइम क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। तो हमने दोनों को इक्वेट किया बच्चे, तो यहां से हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर निकालें, सो द आंसर इज एच मल्टीप्लाई वी डिवाइडेड बाई एल। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब यहां पर माय फ्रेंड देखिएगा, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। अगर आप h इंटू वी इंटू एल की बात करेंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके पास ये चैम्बर है, इसकी लेंथ ये है, इसकी इस वेलोसिटी से इसमें एयर को फ्लो करवाया जा रहा है और उसकी लेंथ ये, हाइट ये है, तो आपको आंसर देना वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो माय फ्रेंड, आप यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पार्टिकल की सेटिंग वेलोसिटी कितनी निकल कर आएगी। यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस पॉइंट वेरी इजीली। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया, राइट। देखो, जो अभी ऐसा नहीं है कि सारे पार्टिकल टॉप पर होंगे, पार्टिकल तो यहां पर भी होगा। जो पार्टिकल यहां होगा तो ये तो इजीली रिमूव हो जाएगा ना, ये तो इजीली रिमूव हो जाएगा। या आप ऐसे समझो कि मान लो एक आंसर, एक वैल्यू लेके चलते हैं। ये जो टॉप पर पार्टिकल था, क्रिटिकल केस तो यही बना रहा था ना, जो पार्टिकल टॉप पर है मुझे इसको भी रिमूव करना था। ये जो टॉप पर पार्टिकल प्रेजेंट है, इसको रिमूव करवाने के लिए ये जो टॉप पे माय फ्रेंड टॉप पर पार्टिकल प्रेजेंट है, इस टॉप पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है मुझे इसको रिमूव कराना है। इसको रिमूव करवाने के लिए मैंने बोला कि ये यहां तक, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा है, तो रिजल्टेंट पाथ ये भी निकल कर आएगा। तो ये वाला पार्टिकल एल लेंथ कवर कर रहा है विद वेलोसिटी v, ये पार्टिकल कैपिटल H लेंथ कवर कर रहा है विद वेलोसिटी vp। तो यहां से मैंने टाइम बताया, लेट अस सपोज टाइम का आंसर निकल कर आता है 2 घंटे। जस्ट एग्जांपल समझने के लिए माय फ्रेंड, 2 घंटे बस समझने के लिए मान लेते हैं 2 घंटे। तो इसका मतलब अगर एयर यहां से यहां तक जाने में 2 घंटे का टाइम लगाती है तो मेरा ये वाला पार्टिकल भी रिमूव हो जाता है। अब यहां पर अगर मैं बोलता हूं
इसको ऐसे भी तो समझा जा सकता है इस वाले फिनोमिना से कि h/vp अगर आप कर रहे हैं तो आंसर 2 घंटे अगर आ रहा है तो मतलब आपका पार्टिकल रिमूव हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं बोलता हूं कि मेरा कोई पार्टिकल यहां पर प्रेजेंट, माय फ्रेंड, मेरा कोई पार्टिकल यहां प्रेजेंट है, अगर ये पार्टिकल यहां प्रेजेंट है, अगर ये पार्टिकल यहां प्रेजेंट है और इसको सेटल होने के लिए इसको तो स्मॉल हाइट h ही कवर करनी पड़ेगी, इसको तो कैपिटल H कवर नहीं कर रहा, तो h की वैल्यू कम हो गई है। अगर h की वैल्यू कम होगी तो इसको सेटल होने के लिए टाइम कितना चाहिए होगा, इसको रिमूव होने के लिए टाइम कितना चाहिए होगा, 2 घंटे से कम ही चाहिए होगा क्योंकि h की वैल्यू कम हो गई है। तो मान लो इसका आंसर आता है 1 घंटा। मैंने डिजाइन इस तरीके से की है अपने चैम्बर की कि इस पार्टिकल को रिमूव, ये वाला पार्टिकल जो टॉप पर प्रेजेंट होगा, अगर इसको मैंने 2 घंटे दे दिए तो ये रिमूव हो जाएगा। बट वहीं पर अगर कोई पार्टिकल स्मॉल h हाइट पे प्रेजेंट है, इसको रिमूव होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता, उससे भी कम टाइम चाहिए, यानी ये वाला पार्टिकल तो इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब अगर हम h की वैल्यू को जितनी कम रखेंगे, h की वैल्यू को जितनी कम रखेंगे उतने ही ज्यादा पार्टिकल क्या होंगे, रिमूव होंगे। L को जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे देखो ना, h की वैल्यू, ये h वैल्यू है, इस h वैल्यू को जितना कम रखोगे तो टाइम उतना ही ज्यादा मिलेगा। L की वैल्यू को जितना ज्यादा रखोगे, L की वैल्यू को जितना ज्यादा करोगे टाइम उतना ज्यादा मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? या वेलोसिटी को जितना कम रखोगे, वेलोसिटी को जितना कम रखोगे टाइम उतना ज्यादा मिलेगा, और जितना ज्यादा टाइम मिलेगा यानी ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल क्या होगा, रिमूव होगा। इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो यहां पर इस तरीके से हम काम करते हैं। तो ये आपका चैम्बर रहता है, दिस इज द चैम्बर। तो यहां पर डर्टी गैस एयर एंटर करती है, क्लीन गैस आउट वहां से हो जाती है। डस्ट ऊपर यहाँ पे एयर पार्टिकल्स आप देख पा रहे हैं किस तरीके से रिमूव होते जा रहे हैं। क्लीन एयर, कितनी डर्टी एयर एंटर कर रही थी और कितनी क्लीन एयर यहाँ से पास कर गई है। तो ऑलमोस्ट 100% पार्टिकल रिमूव नहीं होते, कुछ ही पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, ऑब्वियसली बात है, वो उसकी एफिशिएंसी भी डिपेंड कर जाता है माय फ्रेंड्स। तो ये इसका आप देख सकते हैं, ये इसका वही है जो मैंने आपको बताया, वही इसका एक लाइन डायग्राम है। नाउ इंट्रोडक्शन, यहां पर अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली इंट्रोडक्शन, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ द सॉलिड पार्टिकुलेट्स। एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इक्विपमेंट होता है आपका, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ द सॉलिड पार्टिकुलेट्स। सिंपलेस्ट, कोई बड़ी सी मैकेनिज्म नहीं करनी पड़ी, एक सिंपलेस्ट टाइप का इक्विपमेंट है। गैस की एंट्री कराओ, गैस को बाहर ले जाओ, नीचे पार्टिकल्स को कलेक्ट करने के लिए डस्ट ऊपर से लगा दो। सिंपल डिवाइस है, कुछ और अरेंजमेंट करनी नहीं है, सिंपलेस्ट डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ चैम्बर in which the carrier gas velocity is reduced to allow the particulates to settle out of the moving stream under the action of gravity. It consists of a chamber, इसमें एक चैम्बर होता है। It consists of a chamber in which, उस चैम्बर में क्या करते हैं, जो कैरियर गैस होती है, जो फ्लो कर रही थी, जो कैरियर गैस है, in which the carrier gas velocity is reduced, कैरियर गैस की जो वेलोसिटी हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। और आपको अभी बताया था मैंने कि Vp इज इक्वल टू HV डिवाइडेड बाय दिस, जो फॉर्मूला आपको अभी आपने निकाला था। तो जो वेलोसिटी थी, जो वेलोसिटी है, अगर आप उसको जितना कम करोगे तो टाइम उतना ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा टाइम आएगा यानी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल रिमूव होगा। तो कैरियर गैस की वेलोसिटी बेसिकली आप डिक्रीज करते हो। इसको हम टर्बुलेंस से भी समझ सकते हैं। अगर आपने वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज़्यादा रखा है तो पानी का एयर का टर्बुलेंस ज़्यादा होगा। जब टर्बुलेंस ज़्यादा होगा तो छोटे पार्टिकल सेटल नहीं कर पाएगा। यहीं पर आप बिल्कुल आराम आराम से एयर को फ्लो कराओ, आराम आराम से एयर को फ्लो कराओगे तो छोटे पार्टिकल भी सेटल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई है, वेलोसिटी कम हो गई है। सेम एल लेंथ कवर करनी है बट काफ़ी कम वेलोसिटी से कवर करनी है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, दैट मीन ज़्यादा पार्टिकल सेटल करेगा। तो टर्बुलेंस बेसिकली यहाँ पर डिक्रीज करना चाह रहे हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ चैम्बर इन विच द कैरियर गैस वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू अलाउ द पार्टिकल्स टू सेटल आउट ऑफ द मूविंग स्ट्रीम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो वी आर एज्यूमिंग दैट द सॉलिड्स मूव्स अलोंग द चैम्बर विद द वेलोसिटी ऑफ द गैस। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो गैस की वेलोसिटी v है तो जो पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी भी v है। ये एक एजम्पशन रहती है यहाँ पे कि तभी तो मैंने बोला था कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v और पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी vp, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल vp। तभी तो मैं बता रहा था। अब आप बोलोगे सर ये तो एयर की वेलोसिटी है तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्यों है, पार्टिकल की वेलोसिटी तो अलग होगी। बट वी आर एज्यूमिंग, ये हमारी एजम्पशन है जब हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं, कि जो गैस की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी हम पार्टिकल की लेकर चलेंगे। तो एज्यूम दैट द सॉलिड्स मूव अलोंग द चैम्बर विद द वेलोसिटी ऑफ द गैस एंड सेटल विद द स्टोक्स वेलोसिटी। vp जिसको बताया है इसने स्टोक्स वेलोसिटी बोलते हैं, स्टोक्स लॉ लगाया जाता है। अब स्टोक्स लॉ क्या है सर, हमें नहीं पता, तो करना भी नहीं, पता भी नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है। अभी इस केस में कोई मतलब नहीं, वोटर के अंदर आपको बताया जाता है। A particle entering the chamber at the top will be collected by the chamber if its settling time is same
और लेस देन द टाइम ऑफ द गैस टेकन टू पास थ्रू द चैम्बर। अभी मैंने बताया जो पार्टिकल एंटर कर रहा है चैम्बर में और जो टॉप पे प्रेजेंट है विल बी कलेक्टेड बाय द चैम्बर इफ इट्स सेटलिंग टाइम। जो पार्टिकल टॉप पर था अगर उसको सेटल होने में मान लो 1.5 घंटा लगता है, उसको सेटल होने में मान लो 1.5 घंटा लगता है, और ये जो गैस फ्लो कर रही है इसको एल लेंथ कवर करने में 2 घंटे का टाइम हमने दिया है, और जो टॉप पर पार्टिकल है उसको सेटल होने में टाइम कितना लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, और ये जो गैस फ्लो कर रही थी उसको हमने टाइम दिया 2 घंटे का। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है जो पार्टिकल टॉप पे है वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, वो भी पार्टिकल क्या कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो वही चीज बता रहे हैं, ए पार्टिकल एंटरिंग द चैम्बर एट द टॉप विल बी कलेक्टेड बाय द चैम्बर इफ इट्स सेटलिंग टाइम इज द सेम और लेस देन द टाइम द गैस टेकन टू पास थ्रू द चैम्बर। बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको। वर्किंग प्रिंसिपल देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे आपका, है ना, आपको चीजें समझ आ गई होगी क्या हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी डिजाइन एडिक्वेसी की अगर डिजाइन कंसिडरेशन की बात करें तो कैसे, आपको ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, एग्जाम में अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं है बट सोल्व नहीं करवाएगा, न्यूमेरिकल नहीं सोल्व करवाएगा आपसे, वो बिल्कुल ही एक अलग बात हो जाती है कि लक हमारा फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर बच्चे न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मतलब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है सभी लोग छोड़ कर आएंगे, कोई नहीं करके आएगा। फॉर्मूला में भी आस इन द क्वेश्चन कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो ये जो डी होता है बेसिकली ये क्या होता है, ये एक इक्वेशन है, स्टोक्स की इक्वेशन है, स्टोक्स लॉ लगाते हैं वहां से इक्वेशन आई है बच्चे। ये इक्वेशन देखो ये लिखी हुई है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द मिनिमम साइज ऑफ द पार्टिकल दैट कैन बी रिमूव्ड इन द सेटलिंग चैम्बर। मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल जो आप सेटलिंग चैम्बर में से रिमूव कर सकते हो वो कौन सा होगा, वो आप बताने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। दिस डी इज दैट मिनिमम साइज ऑफ द पार्टिकल दैट कैन बी रिमूव फ्रॉम द गिवन सेटलिंग चैम्बर। जो सेटलिंग चैम्बर आपने डिजाइन किया हुआ ऑलरेडी, जिसकी लेंथ आपको पता है, जिसकी विड्थ आपको पता है, जिसकी हाइट आपको पता है, तो अगर आपके पास एक ऐसा सेटलिंग चैम्बर है जिसकी ये लेंथ आपने दी है, ये विड्थ आपने दी है, ये हाइट आपने दी है उस सेटलिंग चैम्बर की, तो मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल कौन सा रिमूव किया जा सकता है आप यहां से बताते हैं। फॉर्मूला क्या है, 18VH म्यू डिवाइड बाय LG रो पी माइनस रो की पावर 1/2। 18 है V, जो V है बच्चे दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द एयर। V यहाँ पे नहीं लिखा, आई थिंक नहीं लिखा। V जो होती है बच्चे वेलोसिटी, जो एयर फ्लो कर रही है ना, जो अभी मैंने बताया था, दिस इज द V वेलोसिटी ऑफ द एयर। आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। V क्या रहेगी, वेलोसिटी ऑफ द एयर। H क्या है बच्चे, हाइट, जो आपका चैम्बर है उसकी हाइट कितनी है, मैंने वहां पे कैपिटल H बताया था कि कैपिटल H ट्रेवल कर रहा है, यहां पर स्मॉल h से डिनोट किया गया, दिस इज द H, हाइट ऑफ द चैम्बर, जो भी चैम्बर की हाइट है। म्यू बच्चे जो एयर फ्लो कर रही है उसकी विस्कोसिटी कितनी है, डायनामिक विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी कितनी, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, अगर उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो इनलेट से आउटलेट तक जाने में टाइम ज्यादा लगाएगी विस्को, और यहाँ पर ये पार्टिकल जो है फिर सेटल नहीं हो पाएगा बेसिकली। विस्कोसिटी अगर ज्यादा है तो बड़े पार्टिकल ही सेटल करेंगे, विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतने ही छोटे पार्टिकल सेटल करेगा। अब देखो ना, कोई पार्टिकल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं, आपका एक पार्टिकल पानी में सेटल कर रहा है, एक पार्टिकल हनी में सेटल कर रहा है। हनी की शहद की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो पार्टिकल जो हनी में सेटल कर रहा है वो गिवन टाइम में सेटल नहीं कर पाएगा, उसी गिवन टाइम में जो पार्टिकल पानी में था वो सेटल कर जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा है तो वो सेटलमेंट को अफेक्ट करती है, ये हमें पता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपने बोला कि सर विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से बड़ा पार्टिकल सेटल कर पाएगा जल्दी या छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल सेटल कर पाएगा, छोटा पार्टिकल सेटल होने में टाइम ज्यादा लगा देगा। तो इसीलिए अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो डी की वैल्यू ज्यादा निकल कर आएगी। डी क्या है, वो मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल जो सेटल हो सकता है। तो अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा है, यानी जो एयर फ्लो कर रही है अगर उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो यहां से बड़ा पार्टिकल ही सेटल करेगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तब भी बड़ा पार्टिकल ही सेटल कर पाएगा, छोटे पार्टिकल सेटल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि छोटे से छोटा पार्टिकल भी मेरे चैम्बर में सेटल हो जाए तो उसके लिए आपको V को कम रखना पड़ेगा, H को कम करना पड़ेगा, विस्कोसिटी को कम करना पड़ेगा। अगर आप ये सब कम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके साइज, छोटे साइज के पार्टिकल भी सेटल हो जाएंगे। 18VH म्यू डिवाइड बाय L, L क्या है, लेंथ। लेंथ जितनी ज्यादा रखोगे अगेन टाइम उतना ही ज्यादा लगा देगा, लेंथ जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना ज्यादा लगेगा। इसका मतलब छोटे पार्टिकल भी अब सेटल कर जाएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा मिल रहा है उनको। तो L जितना ज्यादा होगा D की वैल्यू तो नहीं कम हो जाएगी इन छोटे साइज के पार्टिकल। G आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है बच्चे, रो पी माइनस का रो। रो पी क्या है, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, रो पी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द गैस की पावर होल पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट करना है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप याद रखिएगा, सिंपल फॉर्मूला बार बार पढ़ोगे। सिंपल 18VH म्यू डिवाइडेड बाय LG इंटू में रो पी माइनस रो की पावर 1/2। आप इस तरीके से फॉर्मूला याद कर सकते हैं, लेकिन
इसमें पैरा, अब यहाँ से क्वेश्चन पता है कैसा पूछता है, कहीं पर पूछ लेता है कि ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में अगर हम फ्लूइड की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दें तो बताओ मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल दैट कैन बी रिमूव, वो ज़्यादा आएगा छोटा कम निकल कर आएगा। तो आप आंसर दे सकते हैं, अगर आप इसको कम करेंगे और कम आएगी वैल्यू, इसको ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा आएगी, आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं। पूछ लेगा लेंथ को बढ़ा दिया, अब ये भी कहीं पर पूछ लेता है कि हमने एच को 2 गुना कर दिया है, लेंथ को 2 गुना कम कर दिया है, तो बताओ अब डी, जैसे मान लो अभी केस है, आपने एक चैम्बर बनाया जिसमें जो भी पैरामीटर गिवन थे उसके कोरस्पोंडिंग जो मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल रिमूव हो रहा है, लेट अस सपोज उसका आंसर आ रहा है 70 माइक्रोन्स, जस्ट एग्जांपल। बट अब की बार क्वेश्चन ये बोल दिया कि हमने इस ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में इसकी हाइट को 2 गुना कम कर दिया है, इसकी लेंथ को 2 गुना इंक्रीज कर दिया है, हाइट को 2 गुना कम कर दिया है, हाइट को 2 गुना कम कर दिया है, एच की जगह आप क्या लिख देंगे h/2, और लेंथ को 2 गुना इंक्रीज कर दिया है तो एल की जगह क्या लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ एल। तो अब बताओ मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल जो रिमूव होगा वो क्या सेम होगा या उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा, वो चीज आंसर देना है। तो h की जगह h/2 लिखा है, l की जगह 2l, तो नीचे क्या आ गया 4। जब नीचे 4 आ गया तो उसका अंडर रूट जब करोगे तो बाहर 1/2 हो जाएगा, बाकी एक्सप्रेशन सेम है, यानी इसका मतलब पहले 70 माइक्रोन था, अब उसका हाफ करोगे 35 माइक्रोन, ऐसे आंसर पूछ लेता है। तो यहां से आप क्वेश्चंस के आंसर निकालते हो, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तभी तो आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आप अपना कॉमन सेंस लगाते जाओगे कि यार एच को छोटा करा, एल को बड़ा करा, तो कहीं ना कहीं पार्टिकल तो छोटा साइज का रिमूव होगा, लेकिन कितना होगा ये एग्जाम में पूछते हैं। ये तो सबको पता होगा कि यार एच को छोटा करेंगे, लेंथ को बढ़ा देंगे तो छोटे साइज के पार्टिकल और भी छोटे साइज के पार्टिकल रिमूव होंगे, बट पहले अगर 70 का रिमूव हो रहा था अब कितना रिमूव होगा वो एग्जाम में पूछा जाएगा और वो आप यहां से निकालेंगे। आई थिंक फ्रेंड्स अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर का, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो द गैस वेलोसिटी मस्ट बी सफिशिएंटली लो दैट लेस देन अबाउट द 3 मीटर पर सेकंड टू प्रिवेंट द री-एंट्रेनमेंट ऑफ द सेटल पार्टिकल। ये जो वेलोसिटी है हम इंश्योर करते हैं कि कम से कम रहे, अगर हमने ज्यादा कर दी तो जो पार्टिकल सेटल हुए ना उस टर्बुलेंस की वजह से वो पार्टिकल जो सेटल पार्टिकल है हवा के फ्लो की वजह से वो पार्टिकल भी उड़कर दोबारा से एयर के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो यहां पर री एंट्रेनमेंट ना हो जाए पार्टिकल्स का, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि एयर की वेलोसिटी कम से कम रखें। तो द गैस वेलोसिटी मस्ट बी सफिशिएंटली लो, और किससे कम होनी चाहिए, दैट लेस देन 3 मीटर पर सेकंड टू प्रिवेंट द री एंट्रेनमेंट ऑफ द सेटल पार्टिकल। अब डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उठा के कि टू प्रिवेंट द री एंट्रेनमेंट ऑफ द सेटल पार्टिकल द गैस वेलोसिटी मस्ट बी लेस देन, आंसर ऑप्शंस गिवन होंगे दैट योर आंसर मस्ट बी अबाउट 3 मीटर पर सेकंड, इससे कम ही होनी चाहिए वैल्यूज। अगर इससे ज्यादा करोगे तो जो सेटल पार्टिकल, जो पार्टिकल सेटल हो गया ऊपर के अंदर, डस्ट ऊपर में पार्टिकल चला गया वो भी पार्टिकल उड़कर वापस आ जाएगा, री एंट्रेन कर जाएगा, तो हम ये नहीं चाहते हैं। अगर आपको वाकई गुड रिजल्ट चाहिए तो आप 0.5 मीटर पर सेकंड से भी कम वेलोसिटी रखिएगा, और जितनी कम वेलोसिटी रखोगे ना बच्चे उतना ही धीरे धीरे एयर पास करेगी और उतना ही ज्यादा पार्टिकल उसमें से सेटल कर पाएगा। आई थिंक बातें आपको क्लियर होगी होंगी, सारी बात समझ आ गया हमें, यस और नो, राइट, यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गया। अच्छा, और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसमें आपको याद रखना है, टू मिनिमाइज द टर्बुलेंस। अब आप चाहते हैं कि सर ये टर्बुलेंस कम करना चाहते हैं, टू मिनिमाइज द टर्बुलेंस, और ये एंश्योर करना चाहते हैं कि वेलोसिटी क्या हो माय फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म हो। तो टू मिनिमाइज द टर्बुलेंस और टू एंश्योर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पर जब एयर फ्लो करती है तो सम कर्टेन्स या सम रोड्स और सम वायर मैश स्क्रीन्स में बी सस्पेंडेड इन द चैम्बर। अलग अलग जगह पे हम कुछ वायर मैश यूज कर लेते हैं, रोड्स यूज कर लेते हैं, कर्टेन्स यूज कर लेते हैं, ताकि टर्बुलेंस कम से कम हो। टर्बुलेंस को कम करने के लिए बेसिकली ये चीज की जाती है कि रास्ते में टर्बुलेंस लगा दिया, बैरियर लगा दिया, फिर आगे एयर गई, फिर टर्बुलेंस को बेसिकली डिक्रीज करने के लिए आपने चीजें लगा दी है, ठीक है। द प्रेशर ड्रॉप थ्रू द सेटलिंग चैम्बर इज यूजुअली स्मॉल। प्रेशर ड्रॉप बहुत कम निकल कर आता है। प्रेशर ड्रॉप को हम लोग एनर्जी में लॉस, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एयर फ्लो कर रही है तो एनर्जी में लॉस बहुत ही कम निकल कर आता है। एनर्जी में लॉस तो तभी आएगा ना ज्यादा निकल कर जब कोई रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर मान लो एयर फ्लो कर रही है, एयर की बात नहीं कर रहा मैं, पानी की बात कर रहा हूं। मान लो किसी मीडियम में पानी फ्लो करेगा, मीडियम का नाम भी ले लेता हूं, लेट अस सपोज सोइल। सोइल एक मीडियम है, उस मीडियम में से पानी फ्लो कर रही है। सोइल के अंदर वर्ड्स होती हैं, सोइल के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता है। अगर सोइल में से पानी फ्लो कर रहा है, सोइल में से पानी फ्लो कर, अच्छा सोइल का एग्जांपल भी छोड़ो, पाइप लेके चलते हैं। एक पाइप है, पाइप में से पानी को फ्लो कराया, पहला केस। दूसरा केस, अच्छा यहां पर जब पानी फ्लो करेगा तो पानी की एनर्जी में लॉस आएगा, वी नो दैट पानी की एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस आएगा, चाहे थोड़ा लॉस आए, वो फ्रिक्शन लॉस जो भी होता है, फ्रिक्शन लॉस हम निकालते हैं, वी हैव इक्वेशन, डार्सी-वेस्बर्ग इक्वेशन से निकालते हैं पाइप फ्लो के केस में। माय फ्रेंड आई वांट टू से इज दिस कि एक सेकंड केस लेके चलते हैं फ्रेंड्स। दूसरी पाइप है, बट दिस टाइम ये जो पाइप आप ले रहे हैं उसमें ना उसका जो सरफेस है, इनर सरफेस, उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल डिपॉजिट हो गए हैं या उसका सरफेस स्मूथ नहीं है। पहले वाली पाइप का सरफेस बिल्कुल स्मूथ था, इनर सरफेस, बट सेकंड वाली पाइप का सरफेस ना स्मूथ नहीं है।
ठीक है। तो अब इसमें से सेम पानी फ्लो कराओगे तो अब की बार आपको क्या मिलेगा, लॉसेस ज्यादा मिलेंगे। नाउ दिस टाइम यू विल ऑब्जर्व द लॉसेस आर मोर, हेड लॉस इज मोर। तो यहां पर जब यहीं पर पानी की जगह मैं एयर की बात करता हूं तो पहले केस में एयर फ्लो कर रही है, दूसरे केस में एयर फ्लो कर रही है, तो लॉसेस किस में ज्यादा आएंगे, सेकंड वाले केस में, जिसमें ये चीजें हम फ्रिक्शन जिसमें ज्यादा आ रहा है तो लॉसेस ज्यादा मिलेंगे। और यहां पर जब हम ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर की बात कर रहे हैं माय फ्रेंड्स, तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द चैम्बर ऐसा सेम मटेरियल सेम है, डिवाइस की लेंथ जो है वही है, जो सरफेस है वही है, तो मतलब कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अगर चेंज आएगा उसकी इनर सरफेस के अंदर, वो पार्टिकल्स के एब्रेशन की वजह से आएगा। भाई कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और इनर सरफेस पे कोई पार्टिकल की रबिंग हो रही है, तो उसकी एब्रेशन की वजह से कुछ सरफेस जो है उसका इनर सरफेस जो है वो एक तरीके से क्या होता जा रहा है, मतलब रिमूव होता जा रहा है, इरोजन होता जा रहा है बेसिकली। तो ये जो लॉस आएगा ना एनर्जी में, कंपेरेटिवली ज्यादा लॉस नहीं आता है कि हम एकदम से बोले कि बहुत ज्यादा लॉस आ गया, तो कम लॉस निकल देखने को मिलता है। तो इसलिए बोले यहाँ पे द प्रेशर ड्रॉप थ्रू द सेटलिंग चैम्बर इज यूजुअली स्मॉल एंड कंसिस्टली मेनली ऑफ एंट्रेंस एंड एग्जिट लॉसेस। और यहां पर जनरली ज्यादातर लॉस आपको मिलेगा स्टार्टिंग में और एग्जिट में। जैसे ही एयर एंटर करेगी एक लॉस आएगा, और जैसे ही एयर यहां से बाहर चली जाएगी दूसरा लॉस। तो बेसिकली एंट्रेंस और एग्जिट में ही लॉस मिलता है, और बाकी आपको थ्रू आउट द लेंथ ज्यादा लॉस देखने को नहीं मिलता है, नेग्लिजिबल लॉस मिलता है। एफिशिएंसी इज इंप्रूव्ड विद द हाइट ऑफ ट्रैवल बाय द पार्टिकल इज लेस। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर हाइट जितनी छोटी रखोगे एफिशिएंसी आपको उतनी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल को आप रिमूव कर सकते हैं। बात क्रिस्टल क्लियर है, मुझे पता है, मैं बोल रहा हूं क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है, बस क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आ गया समझ पूरा अच्छे से, तो डन है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चे इसका यूज कहां करते हैं, इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। व्हाट आर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ दिस डिवाइस। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो एक पॉइंट जो आपको याद रखना है माय फ्रेंड्स, इट इज यूज्ड टू रिमूव द पार्टिकुलेट्स अबव द 50 माइक्रोमीटर। ये थोड़ा सा इसका एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में ना 50 माइक्रोन से बड़े वाले पार्टिकल ही सेटल हो पाते हैं, 50 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल सेटल होता ही नहीं है। अगर आप 50 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल की सेटलमेंट करवाने बैठे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और उसमें जो एरिया निकल कर आएगा वो भी बहुत ज़्यादा निकल कर आता है, कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा एरिया निकल कर आता है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, इतना टाइम भी नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन कि हमें गिवन टाइम में काम कवर करना है, तो उस केस में ये देखने को मिला है कि 50 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल जो एक तरीके से सेटल नहीं हो पाते, सिर्फ 50 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल इजिली टैंक में सेटल हो जाते हैं। तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में कौन से साइज के पार्टिकल रिमूव होते हैं, ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर, याद रखिएगा, ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर जो है पार्टिकल सेटल होता है, रिमूव होता है, एंड एफिशिएंसी जो होती है उसकी लेस देन 50% आती है। ये चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफिशिएंसी इज लेस देन 50%। नाउ हाउएवर फाइन मटेरियल सच एज कार्बन ब्लैक का मैंने एग्जांपल भी दिया था, सूट आपका है, जब सिलेंसर व्हीकल्स की बात करते हैं, व्हीकलर एमिशन जो सिलेंसर से होता है, तो जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल रह जाता है जिसको हम सूट बोलते हैं, तो वो कार्बन ब्लैक पार्टिकल्स एंड वेरियस मेटलर्जिकल फ्यूम्स फ्रॉम एग्लोमेरेट्स विद इनफ मास टू परमिट द कलेक्शंस। सेटलिंग चैम्बर्स आर यूज्ड वाइडली टू रिमूव द लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए जनरली इसका यूज किया जाता है। सब इसके बारे में लिखे गए हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है। ऑल्सो यूज्ड इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज लाइक फूड एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में इसका एज द फर्स्ट स्टेप इन द डस्ट कंट्रोल। फूड एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। वाइडली यूज एज अ प्री क्लीनर्स फॉर हाई एफिशिएंसी कलेक्टर्स। तो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जस्ट वी हैव डिस्कस्ड कि कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं बेसिकली। तो इसका जनरली यूज किया जाता है जहां पर आपको फाइन पार्टिकल्स लाइक कार्बन ब्लैक पार्टिकल्स मिलता है, जहां पर आपको मेटलर्जिकल फ्यूम्स मिलते हैं, तो उन जगह पे उनके रिमूव करना है उनको, तो वहां पर यूज कर लेते हैं। अगर आप वहां पे फर्नेसेस में, किल्स के अंदर इसका यूज करते हैं, जो फर्नेसेस हैं जहाँ पे ब्रिक्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है, किल्स के अंदर ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, फर्नेसेस वगैरह आपके होते हैं जहाँ पर आप और जो आपकी ओर्स होती हैं उसमें से आप मिनरल्स को अलग करने के लिए वहाँ पर बर्न करते हो, तो वहाँ पर आप इसका यूज कर लेते हो। ऑल्सो यूज्ड इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज लाइक प्रोसेस इंडस्ट्री जो प्रोसेस करती है, लाइक फूड प्रोसेस हो गया, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज होगी, मेटल्स वगैरह की जो प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ पर भी आप एक तरीके से उसका यूज कर सकते हो। तो ये सब आपकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है कि ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर कहाँ पर यूज किया जाता है। नाउ देयर आर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई फ्रेंड्स कि लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट्स होगी, दिस इज द डिसएडवांटेज, एंड छोटे पार्टिकल्स रिमूव नहीं होते, 50 माइक्रोमीटर से छोटे वाले पार्टिकल रिमूव जनरली नहीं होते। तो दीज आर द डिसएडवांटेज, बट एडवांटेज भी है भाई फ्रेंड्स। कॉस्ट ज्यादा नहीं है, सिंपल सा डिवाइस है, कॉस्ट ज्यादा नहीं है, सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, कुछ ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करना, डस्ट ऊपर को निकालो दूसरा लगा दो या उसकी क्लीनिंग कर दो, तो कहने का मतलब है ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं है। तो दिस आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस, दिस आर द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ दिस डिवाइस। और भी है माय फ्रेंड्स, जैसे एडवांटेज में लो प्रेशर ड्रॉप, एनर्जी में लॉस ज्यादा नहीं आ रहा है माय फ्रेंड्स।
ड्राई एंड कॉन्टिन्यूस डिस्पोजल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, चाहे ड्राई फॉर्म में हो या आपके वेट फॉर्म में हो, तो कॉन्टिन्यूस डिस्पोजल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होता है। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड out of the almost any material. It can be constructed out of almost any materials. Temperature and pressure limitation imposed only by the materials use of construction used. सिंपल सा पॉइंट है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस 2-3 पॉइंट भी याद रखोगे, दैट इज सफिशिएंट माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है साइक्लोनिक सेपरेटर्स। बच्चे ये जो साइक्लोनिक सेपरेटर्स हम इसको बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा मेरे को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट करेंगे बिल्कुल। पूरी पीडीएफ तैयार है आपके लिए, आप लोगों के लिए, तो मैं आपको ये चीज़ पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अभी के लिए इतना ही कवर करेंगे बस, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा साइक्लोनिक, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। साइक्लोनिक आप देख भी पा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन इम्पैक्ट आएगा, तो पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, नो डाउट। अच्छे से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करके जाऊँगा यहाँ पर। आपको ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर अच्छे से समझ आ गया होगा, ये मैं इस चीज़ के बारे में ये पूरी तरह से मैं श्योर हूँ कि ये आपको ये चीज़ क्लियर होगी होंगी। बाकी उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हम आगे की वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, टिल देन आप पढ़ते रहिएगा, अपने प्रिपरेशंस को बूस्टअप रखने के लिए आप क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा। क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप क्वेश्चंस के लिए जो सोर्स आपके पास है, बहुत सारे सोर्स आपको मिल जाएंगे, आप क्वेश्चंस लगाते जाइएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा क्लियर होते रहेंगे। ओके, फिर भी अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप जानते हैं, मेरे को नंबर भी आपके पास मेरा है, जतिन सिंगला, एंड आपके ग्रुप में मैं हूँ मेंटर्स, एज अ मेंटर, तो आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू एवरीवन।